हाँ तो बच्चों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं अनिल शुक्ला और एक नए टॉपिक के साथ अपने YouTube चैनल अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस में फिर हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में हम उन संख्याओं को भी देखेंगे कि जैसे धनात्मक संख्याएं तो हम जानते हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन हम आज उन संख्याओं के बारे में भी चर्चा करेंगे जो संख्याओं की वैल्यू तो उतनी ही है, लेकिन उनकी दिशा और उनकी मान में निश्चित अंतर आएगा। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे और निश्चित ही आज का टॉपिक यदि आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो निश्चित समझ में आ जाएगा। और फिर से हम चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो है पूर्णांक, यानी इंटीजर्स। वैसे पूर्ण संख्याएं आप लोगों ने हमने बता दी थी, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं पिछले वीडियो में। और इसके बाद अब आता है पूर्णांक, पूर्ण धन अंक। जैसे कि इसकी संधि विच्छेद है अगर की जाए, पूर्ण धन अंक यानी पूर्णांक, जो पूरे अंक होते हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। तो वैसे अगर कहा जाए तो पूर्णांक के अंतर्गत सभी प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाएंगी और सभी पूर्ण संख्याएं भी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, ठीक है, सभी नेचुरल नंबर पूर्णांक हैं, पूरे अंक हैं, ठीक है। और सभी पूर्ण संख्याएं भी हमारी पूर्णांक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 और बीच में हम शून्य ले लेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है हम देखते हैं कि जो पूरे अंक हैं उनको हम पूर्णांक कहते हैं। अब हम देखेंगे कि पूर्णांक जो है कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो पूर्णांक देखा जाए तो हमारा +-1, +-2, +-3, +-4 आदि आता है। अब आप लोग सोचेंगे कि +1, +2, +3, +4 तो हम जानते हैं, लेकिन -1, -2, -3 यानी ऋण संख्याओं को हम या ऋण पूर्णांकों को हम कैसे पहचानेंगे। यानी दो प्रकार के पूर्णांक हो गए, एक तो हो गया तुम्हारा धन पूर्णांक और एक हो गया ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक में आपके +1, +2, +3, +4 ... इन्फिनिटी तक, और ऋण पूर्णांक में -1, -2, -3, -4 ... अब हम थोड़ा सा ऋण पूर्णांकों पर थोड़ा सा गौर करिए। हाँ तो बच्चों, जैसे यदि आप एक उदाहरण हम लेकर के चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना ऋण पूर्णांकों को समझने के लिए, कि जैसे एक बच्चा या मान लो कि श्याम एक दुकानदार के पास जाता है और उसको एक पेन खरीदना है और उसके पास 10 रुपये का नोट, उसके पास 10 रुपये पड़े हुए हैं जेब में, और दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से कहता है कि हमें एक पेन चाहिए। दुकानदार पेन दिखाता है और पेन दिखाने के बाद दुकानदार कहता है कि इसकी कीमत कितनी है, 12 रुपये है। लेकिन श्याम कहता है दुकानदार से कि हमारे पास तो 10 रुपये है।
और तो फिर दुकानदार कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप पेन लेते जाइए और 10 रुपये हमें देते जाइए। ठीक है, अब कितने बचे, बकाया कितने हो गए, मतलब 12 रुपये का पेन था, 10 रुपये श्याम के पास था, तो श्याम को उस पेन की कितनी कीमत शेष जो रह गई है, दुकानदार को जो बकाया हो गई है, जो देना है, वो कितनी हो गई, 2 रुपये, राइट, 2 रुपये। तो वो 2 रुपये उस दुकानदार, उस बालक पर जो श्याम गया था, वो 2 रुपये उसका वो ऋण हो गया। क्या हो गया, ऋण संख्या हो गई, या उसको हम ऋणात्मक मान लें कि उसको 2 रुपये उधार देना है, और वही उधार की हुई संख्या ऋणात्मक वैल्यू रखेगी। यानी जब तक हम उसके दुकानदार के वो 2 रुपये नहीं अदा कर देंगे, जब तक हमारे ऊपर वो ऋण रूप में 2 रुपये ऋण रूप में हमारे यहाँ लगा रहेगा। दूसरा उदाहरण हम लेके चलते हैं, हम इसके बारे में 2-3 उदाहरण समझाएंगे। जैसे बच्चों, तुम लोगों ने अधिकतर सुना होगा, जब अच्छी सर्दी पड़ती है, अच्छी ठंडी पड़ती है, तो तुम लोग अधिकतर समाचार देखते होगे, टीवी में देखते हैं ना समाचार। तो उनने कहा आज सियाचन का, यानी सियाचन कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, उनने कि आज सियाचन का तापक्रम 0 से नीचे गिर गया। यानी सियाचन का तापक्रम पता चला -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तापक्रम का माप होता है सेल्सियस में। तो तुमने अक्सर समाचार में देखा होगा और अखबार में भी देखा होगा कि अच्छी सर्दियों में हम कहते हैं कि सियाचन का तापक्रम -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो -10 डिग्री, यानी ये भी कहते हैं कि 0 से नीचे लुढ़क गया। कभी कभी हेडिंग आती है कि श्रीनगर, ठीक है, हम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, अपने श्रीनगर नहीं, कौन, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर। कभी कभी आता है कि श्रीनगर का तापक्रम लुढ़का, 0 से नीचे लुढ़का। 0 से नीचे मतलब निश्चित है कि 0 हो गया, नीचे -1, -2, -3, -4, ऊपर +1, +2, +3, +4। तो 0 से नीचे लुढ़का, तो 0 से नीचे लुढ़का यानी काहे में हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, तो एक तो तुम इस माध्यम से समझ सकते हो। दूसरी चीज, वैसे हम जानते हैं कि बुंदेलखंड में तो कभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ नहीं, लेकिन कभी कभी सर्दी इतनी पड़ जाती है कि यहाँ पर भी 0 के करीब तो पहुँच ही गया है, नहीं पहुँचा तो 1-2 डिग्री तक पहुँच गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम वर्तमान समय में कहें तो गर्मियों में टेम्परेचर कितना रहता है, तापक्रम यहाँ 40 के ऊपर हो जाता है, 40-42 हो जाता है, 45 तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो प्लस में हो गया 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब एक और उदाहरण लेकर के चलते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या है और धनात्मक पूर्णांक क्या है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे सीढ़ियों का ले लेते हैं उदाहरण, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे माना कि हम देखते हैं यदि हम अपने जमीन के तल से, ठीक है, ऊपर की ओर सीढ़ियों में चढ़ रहे हैं। ठीक है, कहाँ चढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी धनात्मक दशा हो गई। माना कि 1, 2, 3, 4, 5, यदि हम यहाँ 5 सीढ़ी चढ़ गए तो +5 हो गया। और यदि हम यहाँ पर हमारा धरातल है, ठीक है, और इस धरातल से हम नीचे की ओर उतर रहे हैं। कहाँ उतर रहे हैं, नीचे की ओर उतर रहे हैं। ठीक है, अब तो पता चला हम यहाँ पर खड़े हैं और ज़मीन से नीचे की ओर हमें जा रहे हैं, यानी अपना जो ज़मीन का लेवल है उससे हम नीचे की ओर उतर रहे हैं।
तो निश्चित है कि अगर हम यहाँ पर 1 2 3 4 सीढ़ी उतरे, यदि पहली सीढ़ी उतरे तो -1 -2 -3, यानी नीचे की ओर जा रहे हैं तो दिशा हमारी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी वैल्यू। ऊपर की ओर जा रहे हैं तो धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो अब ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के बारे में तुम लोगों को, पूर्णांकों के बारे में निश्चित हो सकता है क्लियर हो गया हो। लेकिन इसको हम अगर चाहें तो एक और दिशा भी जो है हमारी धनात्मक और ऋणात्मक होती है। इसको बहुत गौर से समझ लो। ये तुम्हारा यही चिन्ह पर पार्टी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काम आएगी। जैसे हम जब कहीं भी कागज में बनाते हैं तो निश्चित है ऊपर जो भी हमारे पास जो हम नक्शे होते हैं या जो हम मैप देखते हैं, कहीं भी मैप देखते हैं तो मैप में हमेशा नॉर्थ, उत्तर ऊपर की ओर होता है और साउथ, दक्षिण नीचे की ओर होता है और पूरब दिशा दाईं ओर और पश्चिम दिशा बाईं ओर होती है। ठीक है, अब इसमें यदि हम यहाँ पर समझ लो कि 0 है, यहाँ से चलना प्रारंभ करें तो यहाँ +1 +2 +3 +4, यानी अगर हम पूरब की दिशा की ओर जा रहे हैं तो हमारे ये धनात्मक पूर्णांक माने जाएंगे। या हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे हमने सीढ़ियों का भी उदाहरण बताया था, तो तब भी धनात्मक दिशा मानी जाएगी। लेकिन यदि हम पश्चिम की ओर यानी बाईं दिशा की ओर जा रहे हैं यदि, तो हमारी दिशा ऋणात्मक होगी। ठीक, यानी पश्चिम की ओर जा रहे हैं। और अगर नीचे की ओर जा रहे हैं तब भी हमारी दिशा ऋणात्मक होगी। तो ठीक है, तो इससे बहुत बेहतर समझ सकते हैं आप कि अगर हम दाहिने साइड जा रहे हैं तब भी हमारी दिशा धनात्मक होगी, अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तब भी दिशा धनात्मक होगी। लेकिन यदि हम बाईं ओर जा रहे हैं तो हमारी दिशा ऋणात्मक होगी, या नीचे की ओर जा रहे हैं तब भी हमारी दिशा ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो दिशाओं से भी प्लस और माइनस स्पष्ट होता है। ठीक है, और इसीलिए थोड़ा सा अगर हम अपने शास्त्रों पर भी चले जाएं तो जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि अधिकतर दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा को नेगेटिव माना गया है और नॉर्थ एंड ईस्ट को पॉजिटिव माना गया है। ठीक है, ये दिशाएं जो होती हैं ईस्ट एंड नॉर्थ, इनको पॉजिटिव माना गया है, मतलब धनात्मक में माना गया है, और पश्चिम और दक्षिण को हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, शास्त्रों के अनुसार भी, और शास्त्र से ही ज्योतिष बनी हो, ज्योतिष का भी गणित से पूरा एक एक चीज संबंध है। तो इसीलिए हम अब बिल्कुल स्पष्ट समझ जाएंगे कि हमारे, अगर हम इस तरफ चलते हैं तो ये धनात्मक पूर्णांक हैं, और अगर हम बाएं साइड चलते हैं यानी पश्चिम की ओर ऋणात्मक पूर्णांक है, ऊपर दिशा की ओर धनात्मक पूर्णांक और नीचे की ओर ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इसका यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम चलेंगे आगे, और अब हम आते हैं योगात्मक प्रतिलोम में। इस माध्यम से भी हम इंटीजर्स को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, बिल्कुल एक एक क्लियर हो जाना चाहिए। तब भी यदि समझ में ना आए तो आप निश्चित कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम तुम लोग जानते हो कि योगात्मक प्रतिलोम हम किसे कहते हैं कि यदि किसी संख्या का उस संख्या में कितनी संख्या हम जोड़ दें कि उसका योगफल 0 हो जाए। जैसे 5, जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, 5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा। तो ये बताइए 5 में हम कितनी संख्या जोड़ दें कि उसका शेषफल 0 हो जाए। ठीक है, तो निश्चित है कि अगर हम 5 में -5 जोड़ दें तो
प्लस माइनस -5 तो कितना आ जाएगा 0। तो हमारा 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया -5 हो गया। और अगर हम चाहें तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, निश्चित है -7 का योगात्मक प्रतिलोम +7 हो जाएगा। +5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 हो जाएगा। यानी योगात्मक प्रतिलोम में संख्या वही रहती है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब उसमें चिन्ह बदल जाता है। तो इस माध्यम से भी हम योगात्मक प्रतिलोम को भी समझ गए हैं और प्लस धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों का महत्व भी समझ गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पूर्णांकों को जोड़ना, जो हमारा नया अगला टॉपिक है कि हम पूर्णांकों को जोड़ेंगे कैसे। शुरुआत में सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों को, आप लोगों को, कि आप लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो आप सीधा सीधा जोड़ते रहे। जैसे हमने कहा 5 + 3 बराबर कितना होता है, तो आप बता देंगे कि 5 + 3 = 8 हो गया। आपने सीधा सीधा घटाना भी सीख लिया था कि यहाँ बड़ी संख्या थी 5 - 3, यानी 5 में से 3 चला गया, 2 बचा, 5 - 3 = 2। लेकिन अब यदि इस प्रकार की कोई संख्या लिखी हो तो थोड़ा सा आप लोगों को भ्रम लगेगा। जैसे यहाँ लिखा है -4 + 3 कितना होगा, -4 + 3 कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आपने पहली बार देख रहे हैं आप उदाहरण। अब हम जान लें, योगात्मक प्रतिलोम में तुमने समझ लिया है कि योगात्मक प्रतिलोम में हम जान चुके हैं कि किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उस संख्या की विपरीत संख्या होती है। तो जैसे +3 है तो +3 इसका यहाँ -4 है, तो माना कि हमने एक उदाहरण लेकर के हम चल रहे हैं, हम माइनस संख्याओं को ऐसे गोलों से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये समझ लो -4 संख्या है हमारी, ठीक है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये जो 4 जो संख्याएं हैं हमारी माइनस की, हमने उसको ओपन गोले से प्रदर्शित कर दिया, ओपन सर्कल से, और इसको थोड़ा सा हमने डार्क कर दिया, ठीक है। इसको हम जो धनात्मक संख्याएं हैं उसको हमने डार्क कलर से कर दिया, ये धनात्मक संख्याएं हो गई। अब इनको हमें जोड़ना हम बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो देखो यहाँ एक ऋण की संख्या एक धन की संख्या, यहाँ पर 0 हो गया। एक ऋण की संख्या एक धन की संख्या, यहाँ भी 0 हो गया। एक ऋण की संख्या एक धन की संख्या, यहाँ भी 0 हो गया। अब क्या बची, अब हमारी बची एक ऋण की संख्या, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, -1। कितना आंसर आ जाएगा, -1, यानी -4 + 3 = कितना हो गया, -1। अब अगर हम दूसरी तरकीब से सोचें इसी उदाहरण को, तो सीधी बात है -4 + 3 था, ठीक है। तो हम जब संख्याओं को सॉल्व करते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि प्लस वाली हमारी संख्या बड़ी है कि माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो इसमें निश्चित है -4 और +3 है, तो कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली संख्या बड़ी है। बिल्कुल गौर से सुन लो, जे हम अपना व्यक्तिगत पर्सनल आप लोगों को बता रहे हैं कि हमें कैसे समझना है। नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि धनात्मक संख्या बड़ी है, धनात्मक पूर्णांक बड़ा है कि ऋणात्मक पूर्णांक। वैल्यू पर नहीं जाइए, सिर्फ चिन्ह पर जाइए, संख्या पर जाइए, आप ऋण और धन को ना देखिए। तो निश्चित है, वैसे तो हम दूसरी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे कि 4 वैसे अगर देखा जाए, चिन्ह ना छोड़ दिए जाए,
प्लस माइनस का चिन्ह छोड़ दिया जाए तो किसके ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? माइनस के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित है कि माइनस की संख्या बचेगी। तो अब कितनी बचेगी? तो माइनस वाले में से हमने प्लस वाले को उतना, जितना प्लस वाली संख्या है उतना हमने उसको बराबर कर दिया। तो -4 में से +3, -4 में से +3 यानी 3 इक्वल हो गए। तो कितना बचा हमारा? माइनस की संख्या -1, यानी -1 ज़्यादा है +3 से। ठीक है, लेकिन इसको हम अगर उससे नहीं गौर करेंगे, यदि इसकी वैल्यूएशन पर नहीं जाएंगे, हमने तुम्हें बता रहे हैं बार बार, सिर्फ हमें संख्या की मान पर, चिन्ह पर नहीं ध्यान देना है, मान पर जा रहे हैं हम। ठीक है, उसकी वैल्यू पर जा रहे हैं। नहीं तो अभी हम आगे बताएंगे हैं, आगे इस टॉपिक पर चर्चा होगी। ठीक है, और अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अब उसकी आपको वैल्यू भी समझ में आ जाएगी पूर्णांकों की, और दिशा भी समझ में आ जाएगी। हम पूर्णांकों को संख्या रेखा में प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, एक रेखा है, यहाँ जी मिडल में 0 है, और यहाँ से हम दाहिने साइड जा रहे हैं, +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक इसी प्रकार से चले जाएंगे। यहाँ हम -1 -2 -3 -4 -5। अब इसको थोड़ा सा गौर से समझ लो। ठीक है, 0 हमारा मिडल में है, ये शून्य है। ठीक, शून्य कहाँ पर है? मिडल में है। दाहिने साइड हमारा इस तरफ जा रहे हैं तो धनात्मक, और इधर शून्य के इधर जा रहे हैं तो ये ऋणात्मक दशा हो गई। अब जैसे शून्य से, कभी कभी कहते नहीं हैं, शून्य से 1 कम तो -1 हो गया, -1 से 1 कम -2 हो गया, -2 से 1 कम -3 हो गया, -3 से 1 कम -4 हो गया। तो अगर हम इधर से चल रहे हैं, ये पूरी संख्या रेखा में स्पष्ट है कि यदि हम दाएं से बाएं जा रहे हैं, कहाँ से? दाएं से बाएं। ठीक है, इस साइड से साइड जा रहे हैं तो देखो, +1 में से 1 गया, +4 में से 1 माइनस चला गया, +3, मतलब 1 कम होता जा रहा है। हर स्टेप पर कितना? 1 कम होता जा रहा है। और अगर हम इधर जा रहे हैं, कहाँ? बाएं से यदि दाएं जा रहे हैं तो हर स्टेप पे हमारा 1 बढ़ रहा है। जैसे -4 में एक +1 किया, -5 में +1 किया, -4 में +1 किया, -3 में +1 किया, -2 में +1 किया, -1। अब -1 में +1 किया 0। तो निश्चित है कि हमारी संख्याएं बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही हैं और दाएं से बाएं जाने में घट रही हैं। तो निश्चित है कि 0 से छोटी संख्या होगी -1। ठीक है, और निश्चित है अगर हम उदाहरण देख लें, जैसे एक उदाहरण लेकर के चलते हैं। जैसे हम कहें कि राम और श्याम दो बच्चे हैं। राम को श्याम को दुकानदार का 2 रुपये ऋण देना है, और राम गया तो राम वही पेन, पता चला कि वो जो है 7 रुपये लेके गया, तो 12 रुपये का पेन ले आया। तो राम को कितना देना है? 5 रुपये का ऋण देना है। तो श्याम को देना है, वही उदाहरण को हम थोड़ा सा गौर से सुन लो। श्याम को माना कि श्याम को उस दुकानदार का 2 रुपये का ऋण देना है, और राम लेने गए तो राम 7 रुपये लेके गए, श्याम 10 रुपये लेके गए, तो राम को माना कि उसका 5 रुपये ऋण देना है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, मतलब वैल्यू किसकी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा, अब संख्यात्मक रूप से हम देखा जाए तो किसको कम पैसे चुकाना है, तो इसमें वही बड़ा होता है। ऋणात्मक संख्याओं में जितनी संख्या उसकी कम होगी,
यानी इसको 2 रुपए का ऋण देना है, इसको 5 रुपए का ऋण देना है, तो ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा राम, क्योंकि इसको 5 रुपए का ऋण देना है, 5 रुपए चुकाना है। तो ऋणात्मक संख्याओं में वैल्यू जितनी संख्या कम हो मतलब संख्या बड़ी होती जाती है, उतनी वैल्यू घटती जाती है। जैसे यहाँ पर 0 से छोटा है -5, बहुत छोटा है। वैसे तो -4 से भी -5 छोटा है। कितना छोटा है? एक। -3 से भी -4 छोटा है। यानी ऋणात्मक में जितनी संख्याएं बड़ी होती जाएंगी उसका वैल्यू उतना ही घटता जाएगा। और धनात्मक में तो तुम जानती हो कि धनात्मक में जितनी संख्याएं हमारी बढ़ती जाएंगी उतनी वैल्यू उसकी जो है बढ़ती जाएगी। जैसे 10 रुपये वाला 5 रुपये वाले से ज़्यादा बड़ा हो गया। यदि एक के पास 10 रुपये हैं, एक के पास 5 रुपये है, तो 10 रुपये वाला ज़्यादा पैसे डालिए। लेकिन ऋणात्मक में 10 रुपये ऋण वाला 5 रुपये ऋण वाले से ज़्यादा छोटा है, क्योंकि उसको 10 रुपये का ऋण चुकाना है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब लगभग हमने 4-5 उदाहरण तुम लोगों को बता दिए हैं। अब बच्चों अधिकतर आप लोगों को धनात्मक ऋणात्मक में बिल्कुल विभेद करना आ गया होगा। ठीक है, और इसी तरह जो है आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहें। बस थोड़ा सा और हम बता रहे हैं इसके बारे में। अब जैसे संख्या, वैसे अगर हम इसको देखा जाए तो जो हमने आपको अभी पिछली उसमें बताए थे पूर्ण संख्याओं में, जैसे योग का क्रमबद्ध नियम बताया था, क्रमबद्ध नियम बताया था, सायचन नियम बताया था, और समरक नियम बताया था। तो जिस प्रकार से पूर्ण संख्याओं में वो लागू होता है, इसमें भी क्रमबद्ध नियम लागू होता है। वही एक उदाहरण ले लेना है जो पूर्ण संख्याओं के हैं। इसमें हम धनात्मक और ऋणात्मक भी ले सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग मतलब समझ लोगे। ठीक है, इसको हम दोहराना नहीं चाह रहे हैं। अब थोड़ा सा हम आप लोगों को बता रहे हैं संख्या रेखा में जैसे जोड़ना और घटाना। 1-2 उदाहरण हम बताए दे रहे हैं, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम जोड़ना और घटाना कर रहे हैं, जैसे यहाँ +5 प्लस -3 है, इसका टोटल कितना आएगा? संख्या रेखा हम बना लेते हैं। ठीक है, संख्या रेखा तुम लोग जानती हो कि मध्य में हम मिडल में 0 ले लेंगे और दाहिने साइड हम जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इधर भी इन्फिनिटर तक चले गए, इस तरफ भी इन्फिनिटी। अब हमें इसका मान बताना है +5 प्लस -3। इसका आंसर हमें संख्या रेखा द्वारा। +5 पूर्ण संख्याओं में हमने बताया था, संख्या रेखा में बताया था कि नहीं बताया था कि 0 से हम चलना प्रारंभ करेंगे। कहाँ तक जाना है? 5 तक, +5 तक। तो यहाँ तक ये चले गए हम। अब है +-3। तो -3 में अगर हम इसमें ये ध्यान देना है कि धनात्मक दिशा में हमें हमेशा दाहिनी ओर जाना है। अगर माइनस संख्या है तो उतना हमें बाईं ओर। हमने जो बताया था कि धनात्मक दिशा दाईं ओर, ऋणात्मक दिशा बाईं ओर। कितने स्टेप? जितनी संख्या की वैल्यू है। अब जैसे यहाँ पर हमने जो यहाँ तक पहुँच गए +5। अब हमें +5 से कितना घटना है? -3। तो 1 2 3। तो हम कहाँ पर आ गए जी? हमने यहाँ पर +5 चले थे, यहाँ बैक हो गए कितने? -3। तो हमारा फाइनल कितना आ गया? फाइनल आंसर कितना आ गया? +2। जहाँ हम लास्ट में पहुँच गए वो हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? +2 हो गया। ठीक है, तो +5 प्लस -3 = 2 हो गया +2। ठीक है, राइट है, समझ में आ गया ना? चलो एक और उदाहरण लेकर के हम चलते हैं। ठीक है, एक और इसका उदाहरण लेते हैं। तो अब हमारा एक और इस उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। यानी -8 + 5, इसको हमें संख्या रेखा में जोड़ना है। ठीक है, वैसे तो आप लोग अब इसको अगर उस तरकीब से अगर देखें हम, तो उस तरकीब से आप बता दोगे कि कौन संख्या बड़ी दिखाई दे रही है? ये वाली संख्या दिखाई दे रही है।
कितनी बड़ी है इससे? 3। देखो उसमें नहीं जाना, हम बार बार कहते हैं इसकी वैल्यू में मत जाना, हम आपको सिर्फ एक आइडिया बता रहे हैं। तो निश्चित है कि 3 बड़ी है, तो काहे के बड़े हैं? माइनस के। तो यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब संख्या रेखा में इसको हम कैसे देखेंगे? जैसे संख्या रेखा में पहले है -8, तो हम 0 से यदि चलना प्रारंभ करेंगे तो ऋणात्मक दिशा में हमने बताया था कितना चलना है? ऋणात्मक दिशा में ये आ गया -8। ठीक है, -8 हम चल गए। ठीक है, कितना चल गए? 0 से चलना प्रारंभ किया हमने। ठीक है, और 0 से चलती हुए ये जा रहे हैं हम, और यहाँ पर आ गए -8 तक, बाएं दिशा में, 0 से बाएं ऋणात्मक में। अब इसके बाद हमारा क्या है? +5। तो यहाँ से अब हम दाहिनी साइड चलेंगे। कितने खाने? 5। एक यहाँ से चलना प्रारंभ करिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम +5 चल गए। यहाँ जी -8 थे, +5 आ गए। लास्ट आंसर हमारा कितना हो गया? लास्ट आंसर कहाँ तक पहुँच गए हम? लास्ट आंसर हो गया हमारा -3। तो -8 + 5 = कितना हो गया? -3 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पूर्णांकों को संख्या रेखा द्वारा हम हल करना सीख जाएंगे। इसके अलावा पूर्णांकों में यदि कोई भी चीज़ समझ में ना आई होगी, पूर्णांक में क्लास 6th स्टैंडर्ड का है ये। ठीक है, तो इसमें आप लोग निश्चित कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं। और जो हमारे बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं, वैसे तो काफ़ी बच्चे बराबर देख रहे हैं, लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं तो आप लोग पुरानी वीडियो जो हमारे शुरुआत से नंबर सिस्टम से करीब 25-30 वीडियो करीब हो गए हैं, तो उनको भी आप लोग क्रमशः देख सकते हैं। यदि किसी को टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ओके, धन्यवाद।